एक बार आवाज चेक करना भाई, आवाज ठीक आ रही है क्या? हेलो, आवाज ठीक आ रही है क्या भाई? यस सर। हाँ जी सर, ठीक है। चलो, तो कल हमने FSSAI कंप्लीट किया था। आज एक पुराना ऑर्डर है जो अभी फ़िलहाल ऑब्सोलीट हो चुका है, वो काम में नहीं आता, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके सिलेबस में है तो आज एक बार उसको पढ़ते हैं। वो अपना FPO फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर। इसके नाम से एक तो चीज़ क्लियर हो रही है कि ये फ्रूट्स के बारे में है, लेकिन थोड़ा सा भ्रांति हो जाती है कि ये सिर्फ फ्रूट्स के बारे में है, जबकि ये फ्रूट और वेजिटेबल दोनों के बारे में। ये मार्क मिलता था FPO का, जो ऊपर दिखा रखा है, इसके नीचे नंबर लिखा होता था FPO नंबर। तो वो एक तरह से फ्रूट और वेजिटेबल प्रोसेसिंग करने वाली जो भी यूनिट्स थी, उन सभी के लिए मैंडेटरी था लेना। 1946 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर लॉन्च किया था, और 1955 में इसकी मेजर रिवीजन हुई थी। इसके अंदर वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स थे कि हर एक फ्रूट और वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट को वो फॉलो करने पड़ते थे, और वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हाइजीन से रिलेटेड थे, पैकेजिंग से रिलेटेड थे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड थे। आपके जो पैकेजिंग यूनिट आपने जिस जगह पे लगाई हो उसके बारे में थे। अगर ये चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, आपने अगर FPO नंबर नहीं लिया होता और फिर अगर आप प्रोसेसिंग कर रहे होते, तो वो पनिशेबल ऑफेंस था, यानी उस पर सज़ा हो सकती थी। गवर्नमेंट के जो इंस्पेक्टर्स थे वो टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट किया करते, जो अपने फूड एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनमें देखा करते कि जो आप काम कर रहे हो वो साफ़ सफाई से हो रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें वो चेक करते थे। तो एक तरह से जो भी आपका काम होता था फ्रूट वेजिटेबल प्रोसेसिंग का, वो अंडर सुपरविज़न होता था इस ऑर्डर के मुताबिक। ये ऑर्डर बेसिकली जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसके अंदर फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड था, उसमें ऑपरेट करता था ये। तो किसी भी फ्रूट वेजिटेबल प्रोडक्ट की आप लेबलिंग या मैन्युफैक्चर और सेल आप तभी कर सकते थे जब आपके पास FPO का एक वैलिड लाइसेंस होता था। पुरानी जो माजा वगैरह की बोतल देखोगे ना, उनकी कैप के ऊपर भी FPO लिखा दिखेगा। FPO और जो नंबर था या लाइसेंस था वो देना जरूरी होता था। तो लाइसेंस देने से पहले जो सैनिटरी इंस्पेक्टर होते थे वो आते थे, आसपास की सफाई, जो बंदे हैं उनकी साफ सफाई, मशीनरी इक्विपमेंट प्रॉपर है या नहीं, जितना वर्क एरिया चाहिए उतना है या नहीं, प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये सारी चीज़ें देखते थे। जब वो सेटिस्फाई हो जाते, इसकी फीस भी होती थी, तो जब वो सेटिस्फाई हो जाते तब वो FPO नंबर आपको देते। अब FPO नंबर के अंदर क्या गाइडलाइंस थी कि अगर आपको फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर के अंदर कोई भी यूनिट सेट करनी है, यूनिट चलानी है, तो जब तक कि ये सभी जो गाइडलाइंस हैं उनको ना मान लें तब तक वो नहीं चला सकते थे। तो इसके अंदर चाहे फ्रूट प्रोडक्ट से रिलेटेड, चाहे वो सिंथेटिक सिरप हैं, सिंथेटिक विनेगर है, या कार्बोनेटेड या एरेटेड स्वीटेंड बेवरेजेस हैं, लेकिन वो फ्रूट और वेजिटेबल का कुछ पार्ट होना चाहिए उसमें, फ्रूट पल्प वगैरह। तो इन्होंने जो कैटेगरी वाइज एरिया की रिक्वायरमेंट दी थी, एनुअल प्रोडक्शन लिमिट बताई थी, उसकी लाइसेंस फी बताई थी एक टर्म के लिए, वो इसके सेकंड शेड्यूल में थी। इसका क्लॉज 5(2) पार्ट 1B और सेकंड शेड्यूल का फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955 का, उसमें ये कंडीशंस दे रखी थी। अब कंडीशन क्या थी कि इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में इंडस्ट्री को बांट रखा था। आवाज क्लियर है भाई तुम तक? यस सर। चलो ठीक है। तो कैटेगरी क्या थी? होम स्केल B, कॉटेज स्केल, स्मॉल स्केल B, A और B, और लार्ज स्केल। तो ये इंडस्ट्रीज की इन्होंने 5 जो अलग अलग डिवीजन कर रखी थी। सबसे छोटी थी होम स्केल B। तो इसके लिए जो एरिया चाहिए था वो 25 स्क्वायर मीटर के एरिया में भी ये फूड एस्टेब्लिशमेंट शुरू कर सकते थे, फूड यूनिट, फूड एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट शुरू कर सकते थे। और 25 स्क्वायर मीटर का जो एरिया था वो ऑफिस
और स्टोरेज के लिए चाहिए होता था, तो टोटल 100 स्क्वायर मीटर के अंदर ये यूनिट शुरू हो सकती थी। लाइसेंस फी एक बारी में 1 साल के लिए इनकी 100 रुपये होती थी, और इसमें कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 10 मीट्रिक टन तक अगर आपको माल बनाने की परमिशन थी। उससे अगर ज़्यादा माल आप बनाते हो तो आपको फिर कॉटेज स्केल इंडस्ट्री का लाइसेंस लेना होता था। और कॉटेज स्केल के जो पैरामीटर्स थे, जैसे प्रेमिसेस है, वो कम से कम 60 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। ऑफिस के लिए भी 60 स्क्वायर मीटर। इसकी लाइसेंस फीस 250 रुपये हो जाती थी, और ये 50 मीट्रिक टन तक आपकी लिमिट काम करती थी, 10 मीट्रिक टन से लेकर। इससे ज़्यादा अगर है कि 50 मीट्रिक टन से ज़्यादा है लेकिन 100 मीट्रिक टन से नीचे है, तो और हर रोज की 1 मीट्रिक टन से ज़्यादा नहीं है, तो आपकी स्मॉल स्केल ए का आपको लाइसेंस मिलता था, जिसमें 100 स्क्वायर मीटर की तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग और 100 स्क्वायर मीटर की आपकी स्टोरेज और ऑफिस, 400 रुपये फीस। इसी तरह से स्मॉल स्केल बी था, उसके अंदर 250 मीट्रिक टन तक आपकी अगर कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, लेकिन हर रोज जो है 2 मीट्रिक टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन अगर ये मिलती हैं तो आपको स्मॉल स्केल बी का लाइसेंस मिलता है। उसके लिए प्रेमिसेस 150 स्क्वायर मीटर और ऑफिस और स्टोरेज के लिए 150 स्क्वायर मीटर, जो फीस होती थी मैनुअल 600 रुपये। और लार्ज स्केल के अंदर एफपीओ के अंदर 300 स्क्वायर मीटर के प्रेमिसेस, 300 स्क्वायर मीटर की स्टोरेज और आपका ऑफिस, 1500 रुपये लाइसेंस फीस। और इसमें आप 250 मीट्रिक टन से ऊपर और 2 मीट्रिक टन की जो लिमिट थी वो भी आपके ऊपर लागू नहीं, यानी कोई लिमिट नहीं इसमें। तो लार्ज स्केल का लाइसेंस 1500 रुपये में एफपीओ के अंदर ये मिलता था। ये तो होगी एरिया की कंडीशन और लाइसेंस फीस, जो आपके पर डे कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी और एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है उसके हिसाब से। अब ये कह रहा है कि जो प्रोडक्शन का एरिया है, जो आपको मान लो लार्ज स्केल का एग्जांपल लेते हैं, 300 स्क्वायर मीटर अगर एरिया है तो उसमें 50% से ज़्यादा मशीनरी से कवर नहीं होना चाहिए, या तो 300 से ज़्यादा हो, यानी 50% आपका, यानी 150 स्क्वायर मीटर से तक आपकी इसमें मशीनरी का आ सकता है। बाकी 150 स्क्वायर मीटर खाली जगह होगी, ताकि मूवमेंट आसानी से उसकी भीड़ भड़ाका ना हो, ये इसलिए थी। मिनिमम हाइट ऑफ फैक्ट्री अंडर होम स्केल भी और कोटे स्केल कैटेगरी वो 10 फीट थी। स्मॉल और लार्ज स्केल के लिए वो 14 फीट, जो छत की ऊंचाई है वो 10 फीट और 14 फीट। तो ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेस्क्राइब कर रखी थी एफपीओ के अंदर। और जो भी मैन्युफैक्चरर है वो जो भी फूड प्रोडक्ट बनाएगा, चाहे वो पिकल, जैम, जेली, मार्मलेड या कोई भी आरटीएस, आरटी बेवरेजेस वगैरह बनाता है, या कोई भी ऐसा आइटम बनाता है, तो उसको जो भी सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स थी और क्वालिटी के जो भी स्टैंडर्ड्स थे, कंपोजिशन जो भी स्पेसिफाइड थी सेकंड शेड्यूल ऑफ एफपीओ में, वो सारी माननी होती थी। अब इसका जो पार्ट 1A जो सैनिटरी रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, सिंपल सी थी, लेकिन ये मैंडेटरी थी, क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्रीज की हालत बहुत खराब होती थी। वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, तो बहुत अच्छी प्रेमिसेस नहीं थी। तो ये कहते थे कि प्रेमिसेस के अंदर लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, क्लीनिंग होनी चाहिए और वाइट वॉशिंग होनी चाहिए, कलर वॉशिंग होनी चाहिए, या ऑयल पेंट होना चाहिए जहाँ पे जैसा भी है। तो वो सारा मेंटेन्ड हो, जितने भी विंडो और ओपनिंग्स हैं उसके ऊपर जाली लगी हो, जितने भी आपके डोर हैं, दरवाजे हैं, उनके ऊपर ऑटोमेटिक क्लोजिंग स्प्रिंग। तो ये इतनी रूडिमेंट्री और पुरानी सी इसलिए लग रही है कि ये तो चीजें आज के दिन सबकी होती हैं, लेकिन उस टाइम नहीं होती थी, क्योंकि ये 55 की बात है, 55 की। तो आज से 60-65 साल पहले इस तरह की थी उनकी। रूफ परमानेंट होनी चाहिए, फ्लोर सीमेंटेड होना चाहिए, जितने भी इक्विपमेंट हैं वो किसी और इंडस्ट्री के लिए यूज नहीं होंगे, सिर्फ वो अपने इसके लिए फ्रूट और वेजिटेबल के लिए यूज होंगे सिर्फ। कभी क्योंकि आदमी के पास अलग अलग बिजनेस होते थे, तो वो उन्हीं इक्विपमेंट का यूज कर लेता था, फिश के लिए, मीट के लिए, एग के लिए। तो इन्होंने क्लियर कर रखा था कि ये सिर्फ फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए यूज होंगे और किसी काम के लिए नहीं। अगर मीट प्रोडक्ट्स बनाने शुरू करने और फ्रूट प्रोडक्ट्स को बंद करना, मान लो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का सीजन नहीं है कि तब तक वो मीट की प्रोसेसिंग कर ले, तो उसके लिए डिसइंफेक्शन जरूरी था कि दोबारा से जब फ्रूट वेजिटेबल की प्रोडक्शन शुरू करो तो डिसइंफेक्शन करो सारे। और जो आपकी फैक्ट्री है वो साफ सुथरी जगह पे होनी चाहिए, ये नहीं कि कहीं पे डंपिंग ग्राउंड है, आपको जमीन सस्ती मिल गई और उसके बराबर में आपने ले ली ना। ओपन सराउंडिंग्स होनी चाहिए आसपास,
और किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेट में या एरिया में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सी और सुविधाएं हैं, पानी की है या रोड्स की है, वो लाइटिंग की है, वो प्रॉपर होती है। तो किसी भी रेजिडेंस के साथ लगती या अंदर नहीं होनी चाहिए बिल्डिंग, क्योंकि इस तरह की पॉसिबिलिटी थी। जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है ना, वो लोग घरों में शुरू कर लेते थे, घरों में अचार बनाना या इस तरीके का। तो अगर वो कॉटेज इंडस्ट्री भी है, उसके लिए भी अलग से प्रेमिसेस होने चाहिए। जितने भी इक्विपमेंट, मशीन, कंटेनर, टेबल, रॉ मटेरियल या और कोई भी आपके नाइफ हैं, कटर्स हैं, इनको धोने का पूरा प्रबंध हो, यानी पानी पूरा अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा जो इक्विपमेंट, जिस तरह तो एसएस के आते हैं स्टेनलेस स्टील के, पहले कॉपर, ब्रास, आयरन, इसके इक्विपमेंट, कंटेनर, वेसल्स, ये परमिट नहीं थे पैकेजिंग और स्टोरेज के लिए। इसके लिए सिर्फ एल्यूमिनियम, स्टोरेज, स्टेनलेस स्टील, ग्लास या टिन, इसके ही इक्विपमेंट और कंटेनर्स अलाउड थे। जो वाटर है वो पोर्टेबल यूज होना चाहिए। पोर्टेबल वाटर की अपनी 10,500 जो है ना ईएस, वो स्टैंडर्ड है। तो वो स्टैंडर्ड के अनुसार ही पानी का सप्लाई होनी चाहिए। अगर कहीं पे म्यूनिसिपल वाटर नहीं है, अगर म्यूनिसिपल वाटर है तो वो पोर्टेबल वाटर है, उसका आप यूज कर सकते हैं। और वाटर के भी सैंपल ये पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी वाले लेके जाते हैं टाइम टू टाइम। तो वो भी चेक रखना कि उसके अंदर कोई इस तरह का बैक्टीरिया या कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक इशू ना हो पानी। इसी तरह से कम से कम 1000 लीटर पर डे कम से कम पानी होना चाहिए। ये इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थे। ड्रेनेज का भी सिस्टम हो कि पानी जो आप साफ करने में और चीज़ों में लगा रहे हो तो उसका निकलने का भी हो, यानी कि खुले में फेंक रहे हो। इसके अलावा जो भी वर्कर वहाँ पे काम करते हैं उसके लिए जो यूरिनल्स हैं, लैट्रिन्स हैं, जो भी प्रॉपर सारी फैसिलिटीज़ हों। इसके अलावा जहाँ पे भी हीटिंग करनी है, कुकिंग करनी है, ओपन पे करनी है, तो उसके स्मोक निकलने का या स्टीम निकलने का प्रॉपर चिमनी या एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगाए होने चाहिए। जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं वो हेल्दी होने चाहिए और टाइम टू टाइम उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन होनी चाहिए और उनके हाथों के सैंपल और ये लेके और इनोकुलेट करके देखना कि स्टैंडर्ड प्लेट काउंट में कोई लिमिट से ज़्यादा माइक्रोबियल कंटेमिनेशन वगैरह तो नहीं है। और टाइम टू टाइम उनकी वैक्सीनेशन करवाना, ताकि वर्कर से कोई डिजीज फूड के अंदर और आगे कस्टमर तक ट्रैवल करके ना जाए। वर्कर्स के पास एप्रन हो, हेडवियर्स हों, ग्लव्स हों। और ग्लव्स वगैरह हों। और कहीं पे अगर ये बियर्ड नेट वगैरह की जरूरत है तो वो भी। और जो भी वर्कर हो वो नहा धो के साफ सुथरे हों। तो ये तो एक पार्ट था, पार्ट 1A। पार्ट 1B के अंदर इन्होंने क्वालिफिकेशंस भी दे रखी थी जो वहाँ पे बंदे काम करेंगे। तो इसके अंदर देखो, इन्होंने प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, उसके अंदर उसके पास स्मॉल स्केल में बीएससी केमिस्ट्री एग्रीकल्चर या डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन फ्रूट प्रिजर्वेशन और 3 महीने का एटलीस्ट उसने किसी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से कोर्स कर रखा हो फ्रूट वेजिटेबल प्रिजर्वेशन में, प्रोसेसिंग में। लार्ज स्केल के अंदर इन्होंने बीएससी फूड टेक्नोलॉजी केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 1 साल का फ्रूट प्रिजर्वेशन फैक्ट्री का इसका एक्सपीरियंस हो, या बीएससी विद सीएफटीआरआई डिप्लोमा। वो गवर्नमेंट का पॉलिटेक्निक होता था केरला का, बहुत पहले से वहाँ डिप्लोमा चल रहा था, इसके इक्विवेलेंट अपने सारे डिप्लोमा। या बीएससी विद केमिस्ट्री एग्रीकल्चर 3 ईयर एक्सपीरियंस इन फूड प्रिजर्वेशन लार्ज स्केल के लिए। इसके अलावा मशीनरी और इक्विपमेंट की अगर रॉ मटेरियल वॉश करने हैं तो उसके लिए रेक्टेंगुलर टैंक हो और 20 गैलन की कैपेसिटी जरूर हो, करीब करीब 100 लीटर के करीब। वॉशिंग जो करनी है बॉटल्स की, उसके अंदर कम से कम 40 गैलन की कैपेसिटी होनी चाहिए टैंक की, वॉशिंग वाले की। और बॉटल जो वॉशिंग मशीन है उसमें ब्रश हो, मशीन, बैक ट्रॉली, बकेट्स हों, स्टरलाइजेशन टैंक्स हों। जहाँ पे फ्रूट वेजिटेबल को आपको प्रिपेयर करना है, उनकी मान लो पीलिंग करनी है, कटिंग करनी है, तो इसके लिए
एल्यूमिनियम या स्टील टॉप की आपके पास टेबल होनी चाहिए, कम से कम 2.5 फुट ऊंची, और उसका जो एरिया है वो 20 स्क्वायर फीट। तो हर एक चीज इन्होंने इसमें एक एक चीज मेंशन कर रखी है। कम से कम 12 ट्रे हो, स्टील के नाइफ होने चाहिए, और इक्विपमेंट होने चाहिए ब्लांचिंग के लिए प्रॉपर, जिसमें आप गर्म पानी या उबाल सको, जहाँ पे जूसिंग, पल्पिंग, मिक्सिंग, आपने ये सारे काम करने हैं। तो उसके अंदर जो जूस एक्सट्रैक्टर चाहिए या पल्पिंग मशीन या हाइड्रोलिक प्रेस, वो आपके पास अवेलेबल हो। जाली स्टील की होनी चाहिए, और वेसल्स की जो कैपेसिटी है जिसमें आप करोगे ये सारे काम, वो 100 लीटर से कम नहीं होनी चाहिए। प्रोसेसिंग जहाँ करोगे वहाँ पे आपके पास गैस स्टोव या कोई भी फर्नेस या बॉयलर होना चाहिए, उसको हीट करने के लिए आपके मीडियम को। और साथ में वेसल्स होनी चाहिए या स्टीम जैकेटेड केटल है, लेडल पलटा, बड़ा पलटा हिलाने के लिए, थर्मोमीटर या हाइड्रोमीटर या रिफ्रेक्टोमीटर जिससे आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापते हैं। रिफ्रेक्टो नहीं, हाइड्रोमीटर इसके लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए, और रिफ्रेक्टोमीटर आपके पीएसएस के लिए। और बैलेंस हो सफिशिएंट सेंसिटिव, यानी उसका लीस्ट काउंट 1 ग्राम हो कम से कम। अगर केमिकल नाप रहे हैं तो उसके लिए आपका 0.01 ग्राम, कलर वगैरह जो भी आपको डालने हैं वो आपके पास अवेलेबल हो। और प्रेस्क्राइब्ड सोर्स के लिए, फर्मेंटेशन के लिए आपके पास बैरल्स या कार्बोइज या गंजार्स या कोई भी बड़े टैंक्स जिसमें फर्मेंटेशन हो सके। फिलिंग और सीलिंग के लिए मग्स हैं, फनल्स हैं फिलिंग मशीन के पास रखने के लिए। क्राउन कॉर्किंग मशीन अगर आपको कॉर्क लगाना है, या सीलिंग मशीन, और वेइंग बैलेंस ताकि प्रॉपर वेट की जांच हो सके। एग्जॉस्टिंग प्रोसेसिंग और कैंस बॉटल्स के लिए, इसके लिए आपके पास टैंक्स होने चाहिए क्रेट्स के साथ, और एग्जॉस्ट बॉक्स हो, डबल सीमर हो, कैन सीलर जो होते हैं, कूलिंग टैंक्स हो, प्रेशर कुकर, रिटॉर्ट या स्टरलाइजेशन करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट, इंक्यूबेटर या प्रेशर कैन टेस्टर या आपकी टेस्टिंग के लिए, और पास्चराइजर अगर आप यहाँ पे लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल की बात कर रहे हैं। तो जो भी स्टार लगा रखे हैं ये लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल के लिए है। कार्बोनेशन या एरेशन के लिए जो भी आपका सिस्टम है आपके पास, वो प्रॉपर एरेशन के लिए सिस्टम, और उसके साथ ही सीलिंग सिस्टम भी है। तो ये सारा आपके इसमें एफपीओ में था। तो कम से कम ये पूरी करने के बाद, इसके अलावा भी और काफ़ी थी, एफपीओ पूरा एक डॉक्यूमेंट था। तो अभी ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन सिर्फ इसलिए कि पहले क्या होता था तुम्हें पता रहे, कि अब ये सारे मल्टीमेट होके और ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंदर आ गए। एक आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे इस पे यूट्यूब पे, तो इसमें लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के बारे में वीडियोस हैं। तो आज की तुम्हारी असाइनमेंट यही है कि लाइसेंसिंग, एफएसएससीआई लाइसेंसिंग और एफएसएससीआई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो ये वीडियोस हैं, इन वीडियोस के लिंक मैं तुम्हें ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ। ये वीडियोस जरूर देखना। हो सकता है इन वीडियोस को उतना प्रोफेशनली ना बनाया हो, लेकिन कम से कम कुछ तो ओवरव्यू मिलेगा तुम्हें। तो ये और एक ये 2 वीडियोस के मैंने लिंक भेजे हैं, तो कल अपने असाइनमेंट के तौर पे ये दोनों वीडियो, या और कोई अच्छा वीडियो आपको लगे तो ग्रुप में पोस्ट करना, उसको देखेंगे। इनसे बेटर अगर कोई है तो ये चीज़। दूसरा, अगला जो अपना आज का टॉपिक है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है, जैसे और मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। तो उसी तरह से ये, इसका जो सोल पर्पज ये है, नाम से पता चल रहा है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए ये मिनिस्ट्री है बेसिकली। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी रूल रेगुलेशन हैं, या मिनिस्ट्री को, इसको फूड इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए जो भी लागू करनी है चीज़ें, जो भी इनको सहायता देनी है, वो सारी इस मिनिस्ट्री के थ्रू होती है। 1988 में सेटअप हुई
और इसका मकसद यही था सेट करने का कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर अनटैप्ड है, इसका पोटेंशियल बहुत है, लेकिन इस पे काम हुआ नहीं है। तो 88 से ही अलग से मिनिस्ट्री बना रखी है, लेकिन अभी तक भी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि प्रोसेसिंग हम उतने लेवल पे नहीं कर पा रहे जितना होना चाहिए, जितना पोटेंशियल है इंडिया का। और बहुत बार आती है ये बात कि फूड वेजिटेबल में तो 40% तक जो हमारा प्रोड्यूस है वेस्ट चला जाता है, और 10 to 20% तक इवन सीरियल पल्सेस और दूसरे सेक्टर के अंदर भी हमारे वेस्ट हो जाता है। इसका मकसद यही था कि फूड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दो और एम्प्लॉयमेंट बढ़े रूरल सेक्टर में, और फार्मर्स के पास पैसा आए ताकि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके उनकी लाइफ भी आराम से हो और साथ में वो पैसा भी अच्छा कमाए, और जो भी हमारा सरप्लस बनता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज का, उसको प्रोसेस करके हम एक्सपोर्ट करें। और एक्सपोर्ट के साथ जो डोमेस्टिक मार्केट है, इसके अंदर भी डिमांड टाइम टू टाइम बढ़ ही रही है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर ये अभी चेंज आता जा रहा है कि मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, तो कन्वीनियंस चाहिए, टाइम नहीं दे सकते। पहले तो जिस तरह मदर या कोई भी एक लेडी होती थी वो पूरा दिन किचन में लगी रहती थी सारे घर के लिए खाना बनाने के लिए, अभी उतना नहीं है। तो कुछ ना कुछ प्रोसेस फूड से एड मिल जाती है, मदद मिल जाती है, रिलीफ मिल जाता है। जैसे जैसे ये ट्रेंड बढ़ेगा तो नो डाउट प्रोसेसिंग भी बढ़ेगी, और प्रोसेसिंग बढ़ेगी तो जॉब्स भी बढ़ेंगी। तो इसीलिए इसको हम सनराइजिंग सेक्टर बोलते हैं। ये उगते हुए सूरज का सेक्टर है कि अभी इसमें ग्रोथ काफ़ी आनी बाकी है, पोटेंशियल बहुत है। तो इसमें बेसिकली यूनियन मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो, और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट इसकी सपोर्ट के लिए कैबिनेट अभी हरसिमरत कौर बादल हैं। अभी ऊपर वेबसाइट देख लेते हैं इनकी, MOFPI की। क्योंकि इसकी वेबसाइट पे बहुत जानकारी है, क्या स्कीम्स हैं, कहाँ ट्रेनिंग चल रही है, किस किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, किस में सब्सिडी है, किस सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। तो MOFPI.nic.in ये इनकी वेबसाइट है। तो इसके अंदर हरसिमरत कौर बादल ये मिनिस्टर है, और श्री रामेश्वर तेली ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। ये कैबिनेट मिनिस्टर है हरसिमरत कौर बादल। तो इस साइट को आपको विजिट करना आज, ये जब फिनिश करेंगे उसके बाद। तो इस साइट पे आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं। जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, ये क्या चीज़ है। KSY जो PM KSY स्कीम है। मेगा फूड पार्क, ये कहाँ कहाँ चल रहे हैं, कहाँ आने हैं। तो ये कोल्ड चेन क्या स्कीम है और कितनी सब्सिडी है। इसी तरह से अलग अलग जितने भी स्कीम हैं, जैसे एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज ऑलरेडी जिन्होंने लगाई हुई हैं या जो नई लगाना चाहते हैं। तो अगर आपको फूड सेक्टर के अंदर एंटरप्रेन्योर बनना है तो इस साइट को टाइम टू टाइम देखते रहें, क्योंकि फूड इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाली मेजर जो मिनिस्ट्री है वो यही है। तो इसके बहुत से यहाँ पे आपको स्कीम्स मिलेंगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, रिपोर्ट्स हैं, एनुअल रिपोर्ट में ये बताते हैं कि हमने क्या किया, कितने फूड पार्क खोले और क्या काम किया, आगे क्या हमारा विजन है। और यहाँ पे 5 ईयर प्लान में कि नेक्स्ट 5 ईयर हम क्या करेंगे, कितना बजट हम किस सेक्टर को देंगे फूड रिलेटेड। फूड में भी तो बहुत सी चीज़ें हैं ना, मिल्क है, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल है, फिश, पोल्ट्री, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और यहाँ पे भी इनको आपको डॉक्यूमेंट्स में इकोनॉमिक डाटा बैंक मिलेगा कि किस क्रॉप से कितना अपने को प्रोडक्शन हुई किस क्रॉप की और उसकी कितनी वैल्यू है। तो ये जो साइट है इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करने के पूरा अलग से इन्होंने इन्वेस्टर पोर्टल बनाया हुआ है। इन्वेस्ट इन इंडिया इनका कैंपेन है कि बाहर से जो बंदे या यहाँ के भी बंदे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेजर प्लेयर हैं, तो उनको ये क्या क्या छूट दे रहे हैं। उद्योग आधार जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं फूड में, उनके लिए ये अलग से इनका पोर्टल है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, रॉ मटेरियल्स की सोर्सिंग के सभी सोर्स बताए हुए हैं उन्होंने। तो नॉलेज सेंटर, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगी और कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है वो भी मिल जाएगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की अच्छी
वेबसाइट है। तो अगर कभी भी दिमाग में ये रहे कि कोई बेकरी स्टार्ट करनी है या कोई मिलिंग या कुछ भी तेल निकालने का कोई भी अपना छोटा मोटा काम शुरू करना है, तो दिस इज वन गुड साइट, टेक हेल्प। ये मिनिस्ट्री कब बनी, कैसे काम करती है, इसके बारे में हम 88 में बनी थी, और इसका एक तो कैबिनेट मिनिस्ट्री और साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट। काम क्या है इस मिनिस्ट्री के? 3 मेजर काम: पॉलिसी बनाना, और किस चीज़ के लिए बनाना, ताकि फूड इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिले और वो और डेवलप हो। दूसरा काम है इनकी प्रमोशनल एक्टिविटीज़, कि फूड इंडस्ट्रीज के लिए आहार टाइप के मेले लगाना, या वहाँ पे जो फूड इंडस्ट्री रिलेटेड मशीन्स हैं उनके एक्सपोजर के लिए एक्सपो लगाना। और साथ में इनका एडवाइजरी और रेगुलेटरी दोनों काम है। रेगुलेटरी तो उनके लिए कि जिन्होंने इनसे पैसा लिया है, मान लो किसी कोई ग्रांट ली है तो, या कहीं डेवलपमेंट चल रही है तो उनको देखना कि वो प्रॉपर ढंग से काम कर रहे हैं। एडवाइजरी गवर्नमेंट को भी एडवाइस देने का काम करते हैं और इंडस्ट्रीज को भी। गवर्नमेंट को कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की क्या डिमांड है, तो जब भी कोई रेगुलेशन नई बनानी है या कोडेक्स में कोई इशू उठा है तो उस बारे में इंडस्ट्री का जो व्यू पॉइंट है उसको रखने के लिए का भी ये काम MOFPI करती है। अब रूल्स क्या है MOFPI के? ये काम ये कैसे करेगी? एक तो जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका बढ़िया ढंग से यूटिलाइजेशन करके, और उसमें वैल्यू एडिशन, यूटिलाइजेशन और वैल्यू एडिशन की, यूटिलाइजेशन तो कि पूरे का पूरा इस्तेमाल हो, सही तरीके से इस्तेमाल हो, प्लस उसमें कुछ वैल्यू ऐड हो। वैल्यू ऐड कैसे? जैसे गेहूं 1925 रुपए का मान लो 1 क्विंटल है, अगर हम इसका आटा बना के बेचते हैं तो वो वैल्यू एडिशन है, तो उसमें उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हमने जो मिलिंग की, उसमें हमारी जो मिलिंग की कॉस्ट आई वो भी इंक्लूड कर ली, प्लस रॉ मटेरियल की तो है ही। ताकि ये काम क्यों करें? ताकि फार्मर की इनकम बढ़े। अगर ये फार्मर इस काम को साथ में करता है तो वेस्ट मिनिमाइज करना हर एक स्टेज के ऊपर फूड प्रोसेसिंग चेन में, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जैसे आपके ये गोडाउन हैं, स्टोरेज के साइलोज हैं, ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम हैं, जैसे फ्रूट वेजिटेबल की कोल्ड वैन होती हैं, कोल्ड स्टोर हाउसेज हैं, और एग्रो प्रोसेसिंग एग्रो फूड प्रोड्यूस के लिए प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे मिनिमल प्रोसेसिंग करके और सिर्फ पैकेजिंग करके आगे बेचते हैं। इसी तरह से कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर जिसका इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो लोकली डेवलप हुई है चाहे वो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़े, तो उसको इंट्रोड्यूस करना और उसमें मदद करना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की नई टेक्नोलॉजी की मदद से काम आसान हो जाता है, अच्छा होता है, और उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। और जितने भी बची खुची चीज़ें एग्रीकल्चर रेजिड्यूज हैं उनका भी मिनिमम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, और बाई प्रोडक्ट कम से कम बचे, बाई प्रोडक्ट का भी यूटिलाइजेशन हो। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आम के आम गुठलियों के दाम, कुछ भी चीज़ खाली नहीं जानी चाहिए। तो स्लॉट इसके लिए मीट एंड मीट प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए कहा जाता है कि नथिंग ऑफ द एनिमल गोज वेस्ट एक्सेप्ट हिज लास्ट प्राइस। लास्ट वाली चीज से के अलावा और कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, हर चीज यूटिलाइज होती है। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर के अंदर भी जो हमारे प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं वो कम से कम वेस्ट जाए, उनके कम से कम जो बाई प्रोडक्ट हैं वो वेस्ट जाए, उनका भी यूटिलाइजेशन हो, उसके लिए काम करती है। R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है फूड प्रोसेसिंग में, नए प्रोडक्ट बने, कोई प्रोसेस के अंदर एफिशिएंसी या पैकेजिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट है तो उसको इंकरेज करने का काम, उसको सपोर्ट देने का काम। और नई इंडस्ट्रीज के लिए कोई सब्सिडी है या टैक्स हेवन है या टैक्स रिलैक्सेशन है तो गवर्नमेंट से ये सारी डिमांड करके और ये चीज़ें करवाना, तो पॉलिसी की सपोर्ट है उसके लिए ये काम करते हैं। कई जगह कुछ जिस तरह फूड पार्क हैं उसमें अलग से सब्सिडी दी जाती है फूड इंडस्ट्रीज को स्पेसिफिकली, और वहाँ बहुत से एनालिटिकल लैब्स वगैरह हैं उनको भी एस्टेब्लिश किया जाता है। तो फैसिलिटेट करने के लिए जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट है या फिजिकल फैसिलिटीज बढ़ानी है तो उस सारी चीज़ों को बढ़ावा देना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को, ये इस मिनिस्ट्री का
10 मिनट का आ गया भाई अपने पास, 10 मिनट है, हो जाएगा, ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। अब रोल क्या है मैं एफआई का, इसकी 3 कैटेगरी है। पहला तो वही कि पॉलिसी सपोर्ट, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन, टेक्निकल एंड एडवाइजरी एंड रेगुलेटरी। पॉलिसी सपोर्ट कि भाई फूड पार्क बनाने हैं या पर्टिकुलर यहाँ पे ये क्रॉप अच्छी है या ये फ्रूट वेजिटेबल की अच्छी यहाँ पे बाग हैं तो उनकी प्रोसेसिंग के लिए कुछ लगाया जाए, और उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाए हैं फार्मर्स को उनको बेचने के लिए B2B बिजनेस कर, बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर, उसके लिए मेले लगाना, कोई भी प्रमोशन के लिए अपना फेयर बनाना लगाना, और किसी भी तरह की टेक्निकल मदद की जरूरत है, सलाह की जरूरत है, तो एक्सपर्ट्स के द्वारा वो सलाह जिन लोगों को चाहिए उनको प्रोवाइड करवाना, और साथ में इस सारी चीज़ को कि ये सारा काम ढंग से चले तो इसके लिए रेगुलेटरी सपोर्ट। ये सारे काम है बेसिकली इस इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के। मेन इसके अंदर यही कि जो भी पॉलिसीज और प्लान है अगले 5 साल की, 10 साल की, या फिलहाल क्या सिनेरियो है, वो सभी इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग जो डोमेन है, मान लो मिल्क के लिए या फ्रूट वेजिटेबल के लिए, सीरियल पल्सेस के लिए या बेकरीज के लिए, ये अपनी एक नेशनल प्रायोरिटी होती है। जैसे अभी चल रही है प्रधानमंत्री किसान विकास योजना है, तो उसमें किसान संपदा योजना है कि फार्मर की इनकम डबल करनी है, तो वो फार्मर की इनकम तभी डबल होगी जब उसका प्रोड्यूस हाथों हाथ बिकेगा। तो ये हमारी नेशनल प्रायोरिटी है। इस नेशनल प्रायोरिटी को पूरा कैसे करेंगे कि जो फार्मर का प्रोड्यूस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस किया जाए, उसको अच्छे से अच्छे रेट में दें। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर काम करें। मेन फोकस एरिया तो यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे, कि जिस तरह ये फूड पार्क बनाए हैं या कोई स्पेशल कई जगह पे जो जिस तरह जहाँ पे आम के बागान ज़्यादा हैं तो वहाँ पे आम या और कोई जो आपकी इस तरह की फ्रूट क्रॉप है वहाँ ज़्यादा होती है, तो वहाँ कोई ना कोई एक क्लस्टर बना के इंडस्ट्रीज का, और वहाँ पे उस पर्टिकुलर क्रॉप की प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना। इस तरह की जो भी इनका उसको फूड पार्क बनाना है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाना है, ये सारे काम। कोई भी नई मशीन आई है, नया इक्विपमेंट या नए एनालिसिस में कोई नई चीज़ है, उसको मदद करना सब्सिडी के द्वारा या टैक्स सपोर्ट के द्वारा, टैक्स में रिलैक्सेशन के द्वारा, ताकि इंडस्ट्रीज को अपनाएं और उनका बेनिफिट हो। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है ये थोड़ा समझो, ये जिंदगी में काम आएगा। बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज, मैं मान लो एक मिलर हूँ, मैं व्हीट मिलर हूँ और व्हीट की मिलिंग करके और आगे प्रोडक्ट बना के बेचता हूँ। तो मैं मिलर हूँ, दिस इज मेरा ये एक सोल बिजनेस है, लेकिन इसमें मैं बैकवर्ड लिंकेज कैसे करूँगा कि भाई मेरे को मिल के लिए क्या चाहिए, पीछे से मेरे पास अनाज आना चाहिए, गेहूँ आना चाहिए। तो मैं गेहूं के फार्मर्स के साथ अगर पहले से टाई अप कर लूँ कि मेरे को गेहूं की शॉर्टेज ना आए, तो वो मेरे को गेहूं दें, या मैं खुद अपना गेहूं उगाऊं, ये तो होगी मेरी बैकवर्ड लिंकेज। फॉरवर्ड लिंकेज कि मैंने मान लो मिल में आटा बना लिया, मैदा बना लिया, सूजी बना ली, सारी चीजें बना ली, अब मेरे को वो बेचना है। मैं उसको बेचने के लिए अपनी अलग से ही मान लो कोई चेन खड़ी कर देता हूँ स्टोर्स की, जिसमें मेरी मिल के जो भी प्रोडक्ट हैं वो वहाँ पे मैं बेचना शुरू कर दूँ। तो जो मिडल मैन को पैसा जाता है वो खत्म हो जाएगा और मैं अपना बेनिफिट और ज़्यादा कमा पाऊंगा। तो इस तरीके की जो लिंकेज है फॉरवर्ड लिंकेज, जो आपका एक्चुअल काम है उससे एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज ही होती है। तो कोई भी बिजनेसमैन है, प्रोसेसर है, उसकी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज डेवलप करवाना, और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो भी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं उनको एनफोर्स करवाना, ताकि लोग क्वालिटी का सामान दें, ढंग के प्रोडक्ट की वैल्यू हो और लोगों को अच्छा सामान मिले, तो उसके मार्केट एस्टेब्लिश होती है। इसी तरह से डोमेस्टिक तो मार्केट है ही है, साथ में एक्सपोर्ट की मार्केट भी अगर अपने प्रोसेस फूड प्रोडक्ट की डेवलप कर सकें तो उसके लिए भी प्रयास करते हैं। तो मिनिस्ट्री का काम यही है कि चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो, उसको अट्रैक्ट करना ताकि वो नई इंडस्ट्रीज लगाएं, लोगों को कारोबार मिले, यहाँ का माल खपे, प्रोडक्ट बने, एक्सपोर्ट हो या लोकल मार्केट में बिके। तो उनके लिए कोई भी पॉलिसी नहीं बनानी है, कोई स्पेशल फूड पार्क बनाने हैं या कोई कोल्ड स्टोर के लिए सब्सिडी देनी है, तो इस तरह के काम
या किसी टैक्स के अंदर आपको, या जो अपनी इंपोर्ट ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, इसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन देने वाली होती है, ये सारा काम मिनिस्ट्री का है। फॉरेन कोलैबोरेशंस या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, यूओयूज बोलते हैं, इनकी मदद करना और इनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को लेके आना, ताकि यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो और अच्छा काम करें और नई यूनिट लगाएं, ज़्यादा काम करें। तो कई ऐसे जॉइंट वेंचर, फॉरेन कोलैबोरेशन या इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस या 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने करवाई है, और बहुत पॉलिसीज के अंदर भी मेजर चेंज करवाए हैं, ताकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो। अब जो पॉलिसी सपोर्ट में क्या काम करते हैं कि कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाना जिससे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को पूरे देश के अंदर एक प्रायोरिटी इंडस्ट्री के रूप में सेट किया जा सके। तो ये तो इनका पॉलिसी सपोर्ट का काम है। आवाज ठीक आ रही है क्या भाई? मेरे पास कनेक्शन अनस्टेबल का सिग्नल आया था। नहीं सर, ठीक है बस। दूसरा पॉलिसी सपोर्ट में ये ऐसी कोई भी पॉलिसी बनाना जिससे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की अच्छी ग्रोथ हो। जैसे कई बार सब्सिडी अनाउंस करते हैं कि भाई अभी जैसे एग्रीकल्चर के अंदर तो बहुत से एग्जांपल हैं, ऐसे कोल्ड स्टोर के अंदर है कि जब कोल्ड स्टोर यूनिट का इसमें देखोगे आप, इनकी जो चली हुई है कोल्ड स्टोर, कोल्ड वैन के लिए या फ्रीजर वैन के लिए, कि जो भी उसकी कॉस्ट आती है उसका 30%, 25% सब्सिडी देती है। सब्सिडी मतलब कि वो पैसा जो लग गया आपका, मान लो 10 लाख में आपकी वैन तैयार हुई है और उस पर 25% सब्सिडी है, तो 2.5 लाख रुपए आपका सरकार देगी, आपको सिर्फ 7.5 लाख रुपए देगी। तो सब्सिडी का मतलब ये होता है। ऐसे ही कई बार बाहर से कोई सामान मंगवाना है या कोई चीजें मंगवानी है, उसके ऊपर जो आपकी इंपोर्ट ड्यूटी है वो बहुत लग जाती है, या कुछ टैरिफ्स होते हैं अलग से उसके ऊपर लगते हैं, तो उनको कम करवाना, क्योंकि ये प्ली दे के कि भैया आगे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में यूज होना, और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है। तो इसलिए इन चीजों के अंदर तो बहुत सारे काम जो गवर्नमेंट से करवाते हैं ना, वो सारे का सारा काम इस मिनिस्ट्री का है। तो मिनिस्ट्री को इंडस्ट्री रिप्रेजेंट करती है, जब मिनिस्ट्री कन्विंस होती है तो फिर वो आगे गवर्नमेंट को अपने इस तरह के डॉक्यूमेंट भेजते हैं कि वो ये काम करें। डेवलपमेंट का काम जो है, जितने भी इनकी प्लान्स और स्कीम आपने अभी मिनिस्ट्री की साइट पे देखी थी, उसमें लोगों को फायदा लेने में मदद करना। जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड बहुत से इंस्टीट्यूट हैं, उनको प्रोजेक्ट देना कि जो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर काम करो। जैसे CFTRI है मैसूर के अंदर, ये एक पायनियर इंस्टीट्यूट है जो बहुत पुराने टाइम से फूड प्रोसेसिंग के अंदर काम कर रहा है, और इन्होंने बहुत से अपने जो रिसर्च और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हैं वो आगे सेल भी की है, सपोर्ट भी किया है, टेक्निकल सपोर्ट भी दिया है इंडस्ट्रीज को। तो इंडस्ट्री और एकेडमिक्स, इनको मिला के इस तरीके का माहौल तैयार करना कि ये एक दूसरे के लिए मदद का काम करें और इंडस्ट्री उससे डेवलप हो। या कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है, उसको हम स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल पे कैसे लेके आए, ये चीजें। तो R&D रिलेटेड काम करना। दूसरा, अब अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? इंडस्ट्री लगाने वाले बंदे चाहिए, उनको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को कैसे तैयार करोगे? उनको भी तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको भी तो चीजें समझानी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी। तो एंटरप्रेन्योर तैयार करना, फिर आपको मैनेजर्स तैयार करने हैं या सुपरवाइजर तैयार करने हैं, तो वो भी B.Tech M.Tech होंगे। तो उनकी एजुकेशन के लिए, जैसे अभी निफ्टम है सोनीपत के अंदर, राई के अंदर, निफ्टम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का खुला हुआ इंस्टीट्यूट है, कि वहां से फूड टेक्नीशियंस या फूड टेक्नोलॉजिस्ट मिलेंगे जो B.Tech M.Tech और आगे PhD किए हुए बंदे होंगे और इंडस्ट्री में काम करेंगे। इसी तरह से वहीं पे ऐसे इंस्टीट्यूट्स के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं जो वर्कर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो अपना स्किल अपग्रेड कर सकते हैं। कई मान लो मिल्क से रिलेटेड कोई उन्होंने कोर्स चला दिया 1 महीने का कि उसमें मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। तो जरूरी नहीं कि कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर बने, कोई अपने मिल्क प्रोसेसिंग की कोई मिठाई की ऐसी दुकान खोलना चाहे जिसमें सारा मिल्क का काम हो, या मिल्क से रिलेटेड, जिस तरह भी यहाँ पे 1-2 क्वेरी आई थी कि आसपास दही की बड़ी डिमांड है, तो दही की कप के अंदर ही दही कैसे जमाई जाए और उसकी लोकल बड़ी वो अच्छी मार्केट है। इसी तरह से कोई भी